हाँ, तो आज का जो हमारा है टॉपिक, वो प्रकाश ने पूछा क्या कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो ठीक है, बैठे हो, पूरा ध्यान से सुनना। और हाँ, वीडियो जो आप देखेंगे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, ताकि हर एक बिंदु जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी 10th के विद्यार्थी हैं जो इस बार बोर्ड देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख रहे होंगे प्रथम विश्व युद्ध जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1920, फिर असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। अभी जो हमारा मेजर टॉपिक है वो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो देखिए, वीडियो में बने रहिए, पूरा देखना है और आप लोग बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को। राइट? यस सर। ओके? यस सर। ओके, अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में। जलियांवाला बाग, उसके बाद जो है भारत में इसकी घटना घटी, पंजाब के अंदर। उसके बाद खिलाफत आंदोलन और उसके बाद असहयोग आंदोलन। ये सारे घटनाक्रम जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राइट? ये सारे घटनाक्रम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राइट? ओके, अब देखो, इसमें से हम फिलहाल अभी हम जलियांवाला बाग को हम हटा देते हैं। राइट? मैंने जलियांवाला बाग हटा दिया। अब आपको समझना है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो ये समझ लो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में युद्ध हुआ। मित्र राष्ट्र जो है युद्ध को जीत गए और धुरी राष्ट्र हार गए। अब बोलोगे कि भैया ये धुरी राष्ट्र क्या है और मित्र राष्ट्र क्या है? तो देखो, मित्र राष्ट्र में जो थे अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड और फ्रांस, ये जो 5 कंट्रियां थी, इनको मित्र राष्ट्र कहा जाता था। राइट? और धुरी राष्ट्र में जो है ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली और तुर्की या टर्की जिसे बोलते हैं। राइट? ये राष्ट्र शामिल थे धुरी राष्ट्रों में। अब धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ क्या कि इसमें जो तुर्की था वो प्रथम विश्व युद्ध बहुत बुरी तरीके से हारा। खिलाफत आंदोलन को समझने से पहले आपको तुर्की और उसके अंदर जो घटनाएं क्रम हुई उसको समझना बहुत जरूरी है। तो 1 बाय 1 मैं इसको समझा रहा हूं। अब आप ये समझ जाओ कि प्रथम विश्व युद्ध गायब हो गया और टर्की जो है इसमें आ गया। क्या प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या आया? तुर्की या टर्की जिसे हम बोलते हैं। टर्की जो है एक मुस्लिम डोमिनेटेड जो है कंट्री थी। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध में पहली बात तो हार गया मित्र राष्ट्रों के थ्रू। दूसरी, इसके अंदर घटना हुई सेब्रे की संधि। सेब्रे की संधि जो है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था, जिसने जो है पूरे विश्व के मुसलमानों को आक्रोशित कर दिया, इंक्लूडिंग तुर्की। अब सेब्रे की संधि में हुआ क्या 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 घटनाएं घटी, इसको जानना जरूरी है। तो पहली बात, सेब्रे की संधि तुर्की और मित्र राष्ट्र जो थे उनके बीच में हुआ। कहाँ? तुर्की यानी कि टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच में सेब्रे की संधि हुई। कब हुई? 10 अगस्त 1920 में। ठीक है, पहला कारण तो यह था कि प्रथम विश्व तुर्की हार गया। दूसरा कारण यह था कि सेब्रे की संधि हुई 10 अगस्त 1920 को। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कारण था मुस्तफा कमाल पाशा के विरुद्ध अंग्रेजी चाल या ब्रिटिश हुकूमत की जो चाल थी ये। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, विश्व के मुस्लिमों की भावनाएं कैसे आहत हुई। और इन्हीं चारों घटनाओं क्रम के बाद भारत के अंदर शुरू होता है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, इन 4 घटनाओं के बाद ही खिलाफत आंदोलन होता है। सबसे बड़ी जो इसके अंदर एक घटना थी वो थी सेब्रे की संधि 10 अगस्त 1920 को। सेब्रे की संधि में क्या कहा गया? ये संधि मित्र राष्ट्रों के द्वारा तुर्की पर जबरदस्ती थोपा गया। उसमें कहा गया, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था वो ये था कि एक उसका कुबसुब तनिया करके एक जगह थी। कुबसुब तनिया ये एक जगह थी जो जगह छोड़कर बाकी जितने भी तुर्की के जो जितने भी एरिया थे वो मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया और उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने यूनान को दे दिया। ठीक है, उन्होंने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए तुर्की पे बहुत बड़ी धनराशि जो है एकत्रित करके संग्रहित करके मित्र राष्ट्रों को देने की बात कही थी। उस संधि में उन्होंने कहा, उस संधि में यह भी उल्लेख किया
कि भैया आप जो है सैन्य शक्ति 50,000 से अधिक नहीं रख सकते। जल सेना का आप जो है जल सेना पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मिस्र जो था, मिस्र पर इंग्लैंड वालों ने अपनी हुकूमत कर ली, मिस्र को भी अपने अधीन कर लिया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए वहाँ के जो मुस्लिम जो बहुत बड़े लीडर थे, उनमें एक लीडर का नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, और ये खलीफा के नाम से जाने जाते थे। और खलीफाओं की पूरे विश्व के अंदर जो खलीफा होते थे वो पूरे मुस्लिम बिरादरी का और मुस्लिम जो धर्म है, जो इस्लाम धर्म थे, उसकी अगुवाई करते थे। मुस्लिम धर्म की जो शिक्षा थी, ठीक है, उन सब की अगुवाई करते थे खलीफा। खलीफा पूरे विश्व में जो है मुसलमानों के लिए पूजनीय माने जाते थे। ठीक है, तो उनके खिलाफ जो है अंग्रेजों ने चाल चल दी और इनके खिलाफ जो है क्या किया, वहां की जनता को भड़का दिया। ठीक है, तो इससे जो है पूरे मुस्लिम बिरादरी का पूरे विश्व में जो है बहुत बड़ा जो है उनको आघात लगा, उनकी भावनाएं जो है ठेस पहुंची उनकी भावनाओं को, और वो सब एकत्रित होके उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है आवाज बुलंद की। और उसी में से एक बड़ी आबादी भारत के अंदर रहती थी, और उसी बड़ी आबादी में हमारे मुसलमान भाई थे। ठीक है, मुसलमान भाइयों ने ही खिलाफत आंदोलन की अगुवाई जो है शुरू की। अब कैसे की उसको समझना जरूरी है। ये तो अभी तक जितना बताया ये पृष्ठभूमि थी। ये क्या थी, एक पृष्ठभूमि थी कि कैसे कैसे खिलाफत आंदोलन के लिए जो है क्रमबद्ध जो है घटनाएं घटती गई। अब हुआ क्या, खिलाफत आंदोलन 1918 को कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हो रहा था। उसमें जो है एम ए अंसारी साहब ने दिल्ली के उस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो तुर्की में हुआ, और जो खलीफा थे मुस्तफा कमाल पाशा, उनके समर्थन में, मुस्तफा कमाल पाशा के समर्थन में, ठीक है, और जो अंग्रेजों ने वहाँ जो अन्याय किया और सब्रे की संधि जो जबरदस्ती जो तुर्की पे सौंपी, उस पर जो थोप दिया, उसके विरोध में एम ए अंसारी साहब ने 1918 कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में आवाज को उठाया। ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों को एकजुट करने का उन्होंने काम किया। फिर हुआ क्या कि सितंबर 1919 को शौकत अली यानी कि अलूबंदी, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो भाई थे, उन्होंने क्या किया, अखिल भारतीय खिलाफत समिति जो है बनाई और उसमें भारतीय मुसलमानों को जोड़ना शुरू कर दिया। राइट, उसमें मुख्य भूमिका निभाने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने भी खिलाफत आंदोलन के लिए पूरे देश में जो है जागरूकता अभियान को चलाया था। राइट, उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में, अब यहां एंट्री होती है कांग्रेस के ही एक बड़े लीडर, ठीक है, महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी आते हैं और दिसंबर 1920 कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था उसमें जो है ये प्रस्ताव को पारित करा देते हैं सर्वसम्मति से। राइट, ये पारित होने के बाद क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन जो है उसकी जो है जो धार होती है, जो उसकी जो धारा है वो पूरे भारत में धीरे धीरे प्रबल होने लग गई। क्यों? क्योंकि अब उसको समझना है। मैंने पहले क्या लिखा था यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उससे महात्मा गांधी बहुत दुखी थे। और जो अंग्रेजों ने जो भारत के साथ जो प्रथम विश्व युद्ध में जो सहयोग करने की भावना रखी थी, और उन्होंने ये बताया था कि भैया हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बिल्कुल विपरीत घटना घटी थी। और जलियांवाला बाग जो है नरसंहार जो हुआ, उससे महात्मा गांधी बहुत आहत में थे और वो मौके की तलाश में थे कि कब मुझे मौका मिला और मैं अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दूं। इसके लिए उन्हें एक जो है मिल गया पॉइंट, क्या, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस और गांधी जी ने बहुत समर्थन दिया। समर्थन देने के जो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे तुर्की के खिलाफ, और पूरे, क्योंकि भारत में एक जन आंदोलन को क्रिएट करने के लिए हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखना सबसे जरूरी काम था। इसीलिए जब ये घटना घटी तुर्की के साथ और खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधु ने जब भारत में शुरू किया और कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को पारित करके इसे आगे बढ़ाने का काम किया, तो गांधी जी को एक मजबूत हथियार मिला हिंदू मुस्लिम एकता को बल देने का। और उन्होंने क्या किया, इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया।
हुआ क्या कि पूरे देश के अंदर खिलाफत आंदोलन जो है चलने लग गया और मुसलमान और हिंदुओं की एकता से जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये जो है धीरे धीरे और आगे बढ़ता चला गया। हुआ क्या, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये होता है कि 1920 और 19 यानी कि 1920 एंड ऑफ द ये जो 1920 था दिसंबर के एंड में जाके असहयोग आंदोलन भी करते हैं। असहयोग आंदोलन इसलिए करते हैं क्योंकि इधर खिलाफत आंदोलन में पूरा भारत और हिंदू का एक बड़ा जो जन समर्थन था, हिंदुओं का एक बड़ा जो समूह था, वो जो है खिलाफत में मुस्लिमों का साथ दे रहा था। मुस्लिम जो है असहयोग आंदोलन में, मुस्लिम लीग जो है असहयोग आंदोलन में भारतीयों यानी कि जितने भी यहाँ की जनमानस थी उनका समर्थन करने के लिए मिलकर आपस में एकता बना के इन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन मुख्यतः ये था कि तुर्की के खिलाफ जितनी भी ब्रिटिश हुकूमत यानी मित्र राष्ट्रों के द्वारा जितने भी षड्यंत्र रचे गए उससे विश्व के मुसलमान जो है आहत थे और उन्होंने जो है इनके षड्यंत्र को तोड़ने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। ठीक है, अब देखो असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था। असहयोग आंदोलन होने के 4 मुख्य पॉइंट थे, 4 मुख्य बिंदु थे। पहला था रोलेट एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी। ठीक है, तो रोलेट एक्ट आया था उसमें, और रोलेट एक्ट क्या था, एक काला कानून था जिसको अन्य भाषा में मार्शल लॉ भी कहा जाता था। इस लॉ के तहत किसी भी भारतीय को कभी भी कहीं से भी उठा के बिना छानबीन के जो है उसको उठा के जेल में डाला जा सकता था, और इसी कानून का विरोध भारतीय लोग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया अब अंग्रेजों ने तो हमें आज़ाद करने से मना कर दिया, हमारे भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने प्रयोग कर लिया और अपनी बातों से जो है अंग्रेज जो है मुकर गए थे। तो उनको जो है सबक सिखाने के लिए गांधी जी ने इन दोनों ही आंदोलनों को समर्थन दिया और असहयोग आंदोलन उन्होंने अपने नेतृत्व में जो है चालू किया। उसमें एक था पंजाब की घटना, पंजाब की वही घटना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, बहुत सारे भारतीयों को जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियों से मार दिया था। राइट, तो एक तो ये था। तीसरा था खिलाफत में सुधार। ये जो खिलाफत आंदोलन यानी कि खिलाफत जो तुर्की में हुई थी, ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा ने जो है इनके अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी जो लोग थे मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जो उन्होंने उनकी खिलाफत की थी, उनका विरोध किया था। ठीक है, एक आंदोलन जो शुरू किया था और उसमें जो मुस्तफा कमाल पाशा और वहाँ की जो आम जनमानस थी, मुस्लिम जो एक बड़ी आबादी थी, उसको जिस प्रकार से अंग्रेजों ने छल किया, ठीक है, उसमें सुधार करने की भारतीयों ने जो है भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर उसमें सुधार करने की मांग की। तीसरा इसमें चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो तो स्वराज की मांग। जितने भी भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रवादी सोच के जितने भी बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा यही एक मौका है कि इस मौके को भुना लिया जाए और अभी अंग्रेजी हुकूमत को ये चेतावनी दे दी जाए कि अब आप हम आपके अधीन नहीं रहेंगे भारतीय, हम आपके खिलाफ खड़े होंगे और हम अब पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ठीक है, इस मांग को भी मनवाने के लिए असहयोग आंदोलन चला गया। असहयोग आंदोलन में मुख्यतः 2 प्रकार के काम जो है मुख्यतः हुए। क्या हुए, एक तो सकारात्मक कार्य और एक बिंदु जो था वो नकारात्मक कार्य था। तो पहले नकारात्मक कार्य में क्या था, महात्मा गांधी ने यह आह्वान किया कि जितने भी भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय स्थापित हैं, पहले तो उनका बहिष्कार किया जाए। ठीक है, दूसरा था चुनाव और स्वदेशी विदेशी जितने भी जो वस्तुएं हम उपयोग में करते हैं उनका जो है बहिष्कार किया जाए। ठीक है, जितने भी सरकारी और अर्ध सरकारी जितने भी बैठक होती हैं या मीटिंग होती है उसका बहिष्कार किया जाए। ठीक है, ये तो थे नकारात्मक कार्य। और ये था सकारात्मक कार्य। क्या था कि गांधी जी ने आह्वान किया कि आप स्वदेशी चीजों को अपनाओ, स्वदेशी चीजों को अपनाओ। सूत कटाई की और बुनाई की व्यवस्था के लिए चरखा जो है जगह जगह उन्होंने चरखा से जो है सूत कताई को प्रोत्साहित किया लोगों को। हरिजन यानी कि अस्पृश्यता जो थी, छुआछूत जो था भारत के अंदर फैला हुआ, उस पर रोक लगाने का प्रयास किया, उसको हटाने का प्रयास किया। महिला विकास और महिला उत्थान के लिए उन्होंने जो है प्रयत्न किए। ठीक है, स्कूल और कॉलेजों में, स्कूल, कॉलेज और न्यायालयों में जितने भी भारतीय लोग थे उनको जो है भारतीयता को आगे यानी कि भारतीय बंधुत्वता और भारतीयता को आगे करने का उन्होंने आह्वान किया। ठीक है,
और उसमें सकारात्मक एक प्रभाव और था जो सबसे महत्वपूर्ण था। वो क्या था कि हिंदू मुस्लिम की एकता, इन दोनों आंदोलनों को अंग्रेजों के समक्ष यदि लड़ना था इन दोनों आंदोलनों के माध्यम से, तो इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता सबसे इंपॉर्टेंट थी। किसकी? हिंदू मुस्लिम की एकता सबसे इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गांधी जी ने कि हिंदू मुस्लिम की यदि एकता बरकरार रहेगी तो हम पूरी क्षमता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जो है आवाज उठा सकते हैं, और अगर हमारी एकता लंबे समय तक बनी रही तो हम जो है आज़ादी को बड़ी आसानी से पा सकते हैं, आज़ाद इस भारत को हम करा सकते हैं। ठीक है, तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन इसीलिए चालू किए गए ताकि अंग्रेजों की जो फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी भारत सहित पूरे विश्व के अंदर, ठीक है, और खासकर टर्की के खिलाफ इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए भारत में गांधी जी के नेतृत्व में और असहयोग आंदोलन और अली बंधुओं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो जब भी कभी अब आपसे पॉइंट पूछे, हालांकि इसको और भी हम विस्तारित रूप से जान सकते हैं, इसमें और भी क्या क्या घटनाएं हुई, लेकिन आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आप जो है अभी मैट्रिक का एग्जाम देंगे, तो जितने पॉइंट इसमें आपको बताए गए हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए, इसमें आपको जो है फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना बन सकती है। राइट, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और जो वीडियो देख रहे हैं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच।